हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके स्टडी। अवे ऑफ सक्सेस में हूँ आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। हर एक लेक्चर हम ले आ रहे हैं, हर एक टॉपिक को क्लियर कर रहे हैं। क्लास 12 केमिस्ट्री का जो न्यू बुक लॉन्च हुआ है एनसीईआरटी का, उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। जो कि अब चैप्टर 1 क्या हो चुका है, विलियन हो चुका है। ठीक है ना। और ये क्या आपका अध्याय 1 है, एनसीईआरटी का है। और हम पूरा सिलेबस खत्म कर देंगे, आप चिंता मत करिएगा। ये समझ लीजिए कि आपका फरवरी में एग्जाम है। ठीक है ना। तो मैं कोशिश करूंगा कि ये नवंबर नवंबर से पहले ही खत्म कर देंगे। नवंबर में आपको जाने की जरूरत ही नहीं है। नवंबर से पहले मैं आपको पूरा का पूरा क्या करूंगा, ये खत्म कर दूंगा। तो नवंबर में आपका जाने की जरूरत ही नहीं है। ये समझ लीजिए कि अक्टूबर या नवंबर नवंबर तक ही ले लीजिए। क्योंकि मान लीजिए मेरा एग्जाम हुआ तो आपका हम नवंबर तक ये सारा का सारा पढ़ा के खत्म कर देंगे सिलेबस। तो आप चिंता मत करिए, डेली क्लासेस लेकर आएंगे, मिसिंग नहीं होगा एक दिन भी। आज का जो टॉपिक है वो क्या है, द्रव द्रव विलयन के लिए राउल्ट का नियम। द्रव द्रव विलयन के लिए राउल्ट का नियम और राउल्ट के नियम को प्रभावित करने वाले कौन कौन से ऐसे कारक हैं, आज हम लोग इस वीडियो में पूरा देखने वाले हैं। हर एक टॉपिक को क्लियर करेंगे। नोट्स पीडीएफ आपको मिल ही जाएगा, तो आपको बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो द्रव द्रव विलयन के लिए राउल्ट का नियम, या फिर सीधा आप दे देता है कि चलिए राउल्ट का नियम लिखिए। राउल्ट का नियम होता क्या है, किसे कहते हैं राउल्ट का नियम। डायरेक्ट बोर्ड परीक्षा में लिखने दे दिया जाता है पेपर में, तो आप सीधा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, किसी निश्चित ताप पर द्रव द्रव विलयन के लिए किसी घटक का आंशिक वाष्प पदार्थ उस घटक के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। अब देखिए द्रव द्रव विलयन है क्या। जैसे कि ये एक पात्र हो गया, ये क्या हो गया, एक पात्र हो गया। इसमें मैंने पानी मिलाया है और प्लस मैंने इसमें शराब यानी कि अल्कोहल को मिला दिया है। तो पानी भी क्या है, एक द्रव है, और शराब भी क्या है, एक द्रव है। तो द्रव द्रव विलयन के लिए किसी घटक का आंशिक दाब, द्रव भी एक घटक है और शराब भी एक क्या है, घटक है। तो किसी घटक का वाष्प आंशिक वाष्प दाब उस घटक के मूल प्रभाज की क्या होता है, आपका समानुपाती होता है। क्या होता है, समानुपाती होता है। तो यहां पे आप कह सकते हैं डायरेक्ट, अगर एक फार्मूला निकाला जाए तो क्या लिख सकते हैं कि घटक का घटक का वाष्प दाब अनुक्रमानुपाती अनुक्रमानुपाती किसके है, घटक के मूल प्रभाज की। किसके है, मूल प्रभाज की। तो ये आपका यहां से एक फार्मूला निकल के आएगा, किसके अनुसार, ये आएगा राउल्ट के अनुसार। तो किसी घटक का वाष्प पदार्थ जो है उस घटक के मोल प्रभाज की क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है, ये चीज याद रखना। अर्थात कह सकते हैं पी क्या है, पी अनुक्रमानुपाती किसके, एक्स एक्स ए के, और पीबी अनुक्रमानुपाती किसके हैं, एक्स बी के। अब कहेंगे सर ये पी ए और पीबी क्या है, एक्स ए और एक्स बी क्या है, इसको बता दीजिए। तो माना घटक ए का आंशिक दाब क्या है, पी ए है। घटक ए का आंशिक दाब, दो घटक हैं, कितने घटक है, दो घटक, एक ए है और दूसरा क्या है, पी है। घटक ए का आंशिक दाब क्या हो गया, पी हो गया। घटक बी का आंशिक दाब क्या हो गया, पीबी हो गया। घटक ए का मोल प्रभाज कितना हो गया, एक्स ए हो गया, और घटक बी का मोल प्रभाज कितना हो गया, एक्स बी हो गया। तो यही है, घटक ए का आंशिक दाब पी ए, घटक बी का आंशिक दाब पीबी, घटक ए का मूल प्रभाज एक्स ए और घटक बी का मूल प्रभाज क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स बी हो जाएगा। तो ये चीज आपको याद रखना है कि घटक ए का आंशिक दाब पी ए, घटक बी का आंशिक दाब पीबी, घटक ए का मूल प्रभाज एक्स ए, घटक बी का मूल प्रभाज एक्स बी। अब यहाँ पे जो पी है ये आंशिक दाब है। पी को हम लोग क्या कहते हैं, आंशिक दाब कहते हैं। क्या कहते हैं, आंशिक दाब कहते हैं। अब यहाँ पे ए जुड़ गया, ए जुड़ गया तो किसका आंशिक दाब हो गया, ए का आंशिक दाब हो गया। और यहाँ पे बी जुड़ गया तो किसका हो गया, बी का आंशिक दाब हो गया। तो ये चीज आप लोग याद रखेंगे। हर एक पॉइंट में मैं समझा दे रहा हूँ, छोटा हो या फिर बड़ा पॉइंट हो, हर एक पॉइंट में मैं डिस्कशन कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो इतना समझ आ गया ना। राउल्ट का नियम है क्या, किसे कहते हैं, तो किसी घटक का वाष्प पदार्थ उस घटक के मूल प्रभाज क्या होता है,
अनुक्रमानुपाती होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? अनुक्रमानुपाती या फिर समानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है। अब दो घटक हैं, दो घटक क्या है? तो दो घटक मैंने लिया है, घटक ए और घटक बी। घटक ए और घटक बी। घटक ए का आंशिक दाब पी ए, घटक बी का आंशिक दाब पी बी। घटक ए का मूल प्रभाज क्या हो जाएगा? एक्स ए, और घटक बी का मूल प्रभाज क्या हो जाएगा? एक्स बी हो जाएगा। इतनी चीजें समझ आ गई। अब राउल्ट ने क्या कहा? ये कहा कि घटक का वाष्प दाब घटक के मूल प्रभाज के अनुपाती होता है। अर्थात हम यहां से ये कह सकते हैं कि घटक ए का वाष्प दाब, घटक ए का जो आंशिक वाष्प दाब है, ये किसके अनुपाती होगा? घटक ए के मूल प्रभाज के, घटक ए के मूल प्रभाज के। और घटक बी का आंशिक दाब किसके अनुक्रमानुपाती होता है? घटक बी के मूल प्रभाज की, घटक बी के मूल प्रभाज की। तो घटक ए का आंशिक दाब किसके समानुपाती है? घटक ए के मूल प्रभाज के। घटक बी का आंशिक दाब किसके समानुपाती है या अनुक्रमानुपाती? घटक बी के मूल प्रभाज की। क्योंकि यही बोल रहा है कि घटक का वाष्प दाब, यानी देखिए यहाँ पे किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक की, यानी कि इसी घटक की मूल प्रभाज क्या होता है? समानुपाती होता है। ये नहीं कि पी ए है तो एक्स बी कर दीजिए, नहीं। जिस घटक का आंशिक दाब रहेगा उसी घटक का क्या रहेगा? मूल प्रभाज। देखिए यहाँ पे ए का मूल प्रभाज है और यहाँ पे ए का क्या है? आंशिक दाब है। यहाँ पे बी का क्या है? आंशिक दाब है। यहाँ पे बी का क्या है? मूल प्रभाज है। तो घटक ए का आंशिक दाब, आंशिक वाष्प दाब घटक ए के मूल प्रभाज के अनुक्रमानुपाती अर्थात समानुपाती होता है। वह घटक बी का आंशिक वाष्प दाब घटक बी के मूल प्रभाज के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। और यही क्या है? नियम है। किसका नियम है? राउल्ट का नियम है। पी ए क्या है? मेरे साथ याद कर लीजिए, घटक ए का आंशिक दाब। पी बी क्या है? घटक बी का आंशिक दाब। एक्स ए क्या है? घटक ए का मूल प्रभाज। और एक्स बी क्या है? घटक बी का मूल प्रभाज। इतना समझ आ गया? अर्थात पी ए अनुक्रमानुपाती एक्स ए और पी बी अनुक्रमानुपाती एक्स बी। पी ए क्या है? पी ए है यहाँ पे घटक ए का आंशिक वाष्प दाब और एक्स ए मूल प्रभाज है। पीबी क्या है? घटक बी का आंशिक वाष्प दाब और बी क्या है? यहाँ पे घटक बी का मूल प्रभाज। जब यहाँ पे अनुक्रमानुपाती हटेगा तो एक पी ए नॉट कांस्टेंट मिलेगा। क्या मिलेगा? पी ए नॉट कांस्टेंट मिलेगा। और जब यहाँ पे अनुक्रमानुपाती हटेगा तो पीबी यहाँ पे कांस्टेंट मिलेगा। अब पी ए नॉट क्या है? द्रव ए का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। और पीबी नॉट क्या है? द्रव बी का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। क्या है? द्रव बी का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। अगर मैं आपको बोलूं कुल वाष्प दाब कितना हो जाएगा? कुल वाष्प दाब, तो कुल वाष्प दाब P बराबर कितना होता है? P बराबर कितना हो जाएगा? बताइए फटाफट, मैंने कल आपको बताया था। कितना हो जाएगा? पी ए प्लस पीबी, पी ए प्लस पीबी। पी ए कितना है? पी ए कितना है? पी ए बराबर पी ए नॉट एक्स ए प्लस पीबी नॉट एक्स बी। और यही क्या हो जाएगा आपका? कुल वाष्प दाब निकल कर आ जाएगा। तो पी ए नॉट कहां से आया? जब यहाँ पे अनुक्रमानुपाती हटा तो यहाँ पे पी ए नॉट एक कांस्टेंट मिला। और जब यहाँ पे बी वाले में यहाँ पे हटा तो कुछ नहीं, यहाँ पे ए है तो ए लगा दिए, यहाँ पे बी है तो बी लगा दिए, तो पीबी नॉट मिला। तो यहाँ पे पी ए इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए, ये इंटू है यहाँ पे एक्स ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? पीबी नॉट एक्स बी। पी ए क्या है? पी ए नॉट क्या है? द्रव ए का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। और पीबी नॉट क्या? द्रव बी का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। कितना समझ आया? अर्थात कुल वाष्प दाब कितना हो जाएगा? तो कुल वाष्प दाब बराबर क्या होता है? P बराबर पी ए प्लस पीबी। पी ए का मान कितना था? पी ए नॉट एक्स ए। और बी पीबी का मान कितना था? पीबी नॉट एक्स बी। और इसको हम लोग रख दिए और यही क्या आ गया आपका आंसर। तो ये जो फार्मूला है आपके लिए बहुत ही आईएमपी वाले क्या है आपके फार्मूले हैं, इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ये बहुत ही आईएमपी वाला क्या है आपका सूत्र है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अब आता है राउल्ट नियम की सीमाएं क्या क्या है। राउल्ट नियम की सीमाएं क्या क्या है?
इसको हम लोग पढ़ लेते हैं, जो कि काफी क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। राउल्ट नियम की सीमाएं क्या क्या है, ये बहुत ही आईएमपी वाला है, तो इसको हम लोग पूरा पूरा पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। चलिए, पहला है कि राउल्ट नियम की सीमाएं क्या है। जो राउल्ट का नियम है केवल अति तनु विलयनों के लिए लागू होता है। राउल्ट नियम की सीमाएं किसके लिए लागू होता है, तो केवल यह अति तनु, किसके लिए, केवल यह अति तनु विलयनों पर ही कार्य करता है। पहला हो गया। दूसरा क्या है, एनटीपी पर दोनों घटक अवाष्पशील होने चाहिए। और तीसरा क्या है, विलेय विलायक में घुलकर संगुणित या नियोजित नहीं होना चाहिए। तो ये सीमाएं हैं। अगर सीमाएं देता है राउल्ट का नियम क्या है और राउल्ट नियम की सीमाएं देता है बोर्ड में, तो सीधा लिखेंगे राउल्ट के नियम की सीमाओं में पहला केवल यह अतितनु विलयनों पर कार्य करता है। दूसरा एनटीपी पर दोनों घटक अवाष्पशील होने चाहिए। और तीसरा विलेय विलायक में घुलकर संगुणित या नियोजित नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने राउल्ट का नियम बताया, एक बार यहाँ पे रिकैप कर दे रहा हूं, देख लीजिए एक बार। राउल्ट का नियम क्या होता है, मैंने यहाँ पे बता दिया कि घटक का वाष्प पदार्थ उस घटक के मोल प्रभाव क्या होता है, अनुपाती होता है। फिर पीए पीबी पीबी एक्स ए एक्स बी, ठीक है ना। फिर यहाँ पे मैंने लगा दिया राउल्ट का नियम, तो फार्मूला निकल के आ गया, ये कुल वाष्प पदार्थ तो यहाँ पे आ गया, दे सकते हैं। और ये आपके राउल्ट नियम की सीमाएं। तो ये जो राउल्ट का नियम है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिए। मैंने हर एक पॉइंट को क्लियर किया है। अगले वीडियो में इसके अगले वाले लेक्चर को पढ़ेंगे। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सारे नोट्स पीडीएफ आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल है। अब टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, तो आप सीधा याद रखिएगा, टेलीग्राम चैनल का जो नाम है वो है एसकेएम स्टडी। आप एसकेएम स्टडी से जाके एसकेएम स्टडी टेलीग्राम जा से एसकेएम टेलीग्राम पर जाके पीडीएफ नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय।